तो सबसे पहले आपने ये जो सापट है गियर की दोनों, इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। थोड़ा सा ऑयल गियर्स के ऊपर भी लगा देना है। उसके बाद ये वाला जो सिलेक्टिंग पोर्शन वाला जो गियर है वो लगाएंगे। दोस्तों ये जो है ये गियर ये शाफ्ट के अंदर मतलब आप ऐसे डालेंगे तो इसको मतलब घूमने में दिक्कत आएगी। तो मतलब ये अपने आप सीधा लगेगा तो ही मतलब सही से वर्क करेगा। उसके बाद इसके ऊपर ये वाला जो डाउल टाइप बूशिंग है वो लगेगा। और ये जो सबसे बड़ा वाला गियर है वो सबसे आखिर में लगेगा। और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं निशान बना हुआ है। वो निशान इस गियर के पोर्शन का मतलब जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से बना है। तो ये गियर मतलब जो ग्रू वाला हिस्सा है वो अंदर की ओर जाएगा। अपने इसको पहले लुब्रिकेशन कर देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर ये वॉशर लगती है। दोस्तों ये जो वॉशर है वो दोनों गियर में मतलब सेम नहीं होती है, इसलिए मतलब ये जो इसके लिए जो सही वॉशर है वही लगेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वॉशर इसमें कितना प्ले है, और अगर ये वाली वॉशर अगर आप इसमें लगाएंगे तो ये इसमें जाएगी नहीं। और ये आपकी मतलब ये वाली जो गियर असेंबली है ये हो गई कंप्लीट। इसके बाद ये वाली जो गियर असेंबली है उसमें सबसे पहले ये जो सिलेक्टिंग गियर वाली जो मतलब जो गियर है वो लगेगी। और इसको भी आप उल्टा नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इस पर ये जो ग्रू बना हुआ है मतलब शेप बना हुआ है वैसा ही सेम शेप इसके पीछे भी लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये दोनों मतलब मैच नहीं होंगी जो। और उसके बाद ये जो छोटी वाली गियर है इसके ऊपर भी मतलब एक पैटर्न बना हुआ है। वो वाला पैटर्न इसके जो सिलेक्टिंग टीथ है मतलब जो एंगेज होते हैं उसके साथ लगेंगे। और ये वाली जो गियर है इसके अंदर वॉशर लगता है ये वाला, उसको अपने यहाँ लगा देते हैं। और ये जो टीथ है वो यहाँ पे इसके साथ एंगेज होते हैं। और ये वाली जो गियर है वो यहाँ तक ही आके अटक जाएगी, मतलब जो इसके अंदर मतलब ग्रू बने हुए नहीं है जैसे कि अपनी सापट पे बने हुए हैं। और इसका वॉशर लगा देंगे। जैसा कि आपने देखा ये वाली वॉशर गलत थी इसलिए इसके ऊपर नहीं लगी, इसके ऊपर ये वाली वॉशर आएगी। ये वाली वॉशर छोटे वाले गियर पे आएगी, गियर असेंबली के ऊपर आएगी, सॉरी। इसके बाद ये जो असेंबली है मतलब इसको हमें अंदर लगा देना है। तो उसको लगाने से पहले अपने इसको मतलब ये वाला जो ओरिंग वाला जो हिस्सा है जिसके ऊपर अपना चेंज पॉकेट बैठता है वो जो मैग्नेट वाला जो कवर है LH साइड कवर बोलते हैं जिसको, कवर नहीं सॉरी ये क्रैंकेज का मतलब एक पार्ट है। तो इसके ऊपर अपने ऑयलिंग लुब्रिकेशन कर देते हैं। यहाँ पर भी एक नीडल बेरिंग लगी हुई है, उसको भी अपने लुब्रिकेट कर लेना है। और यहाँ पे जो अपनी गियर सिलेक्टिंग शाफ्ट लगेगी उसमें भी हमें लुब्रिकेशन कर देना है।
तो ये जो असेंबली है ये हम इसके अंदर डाल लेते हैं। इसके बाद इसकी जो गियर सिलेक्टिंग फोक्स है वो लगा लेनी है। तो ये जो गियर सिलेक्टिंग फोक्स है वो भी दोनों मतलब अलग अलग है, एक छोटी वाली है एक बड़ी वाली है। तो जो बड़ी वाली है वो बड़ी वाली जो गियर असेंबली है उसके ऊपर लगेगी, और छोटी वाली जो छोटी वाली गियर असेंबली है उसके ऊपर लगेगी। और ये जो गियर सिलेक्टिंग फोक्स है उसके ऊपर रोलर टाइप मतलब बूसिंग दी होती है, वो भी आप उसे मतलब याद से मतलब कम्प्लीटली लगाना है, क्योंकि अगर आप ये लगाना भूल गए तो आपकी जो गियर शिफ्टिंग के दौरान खुचुर खुचुर जो आवाज़ें आती है वो इसी के कारण आती है। कुछ इस तरह से इसके अंदर ये बूसिंग्स आती है। और ये जो गियर असेंबली है वो अभी मतलब लॉक है, क्योंकि इसके ऊपर एक से ज़्यादा गियर एंगेज है। तो जब इसके ये फोक्स आप लगा देंगे तब ये मतलब कम्प्लीटली सही से रोटेट कर पाएंगी। तो ये जो फोक है उसकी ये जो बूसिंग है उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा मतलब लुब्रिकेट कर देना है। थोड़ा सा लुब्रिकेशन ये फोक्स के ऊपर भी कर देते हैं। उसके बाद इसको हम लगा देते हैं। ये जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे लग जाएंगी। और इसकी ये जो पोजीशन है ये बूशिंग की मतलब ये अंदर की ओर आएगी। अंदर की ओर मतलब हमारी जो ये गियर सिलेक्टिंग शाफ्ट लगेगी उसके और मतलब डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन में ये जो बूशिंग है वो लगेगी। ये जो दूसरी वाली है उसको भी हम लगा देते हैं। इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। ये दोनों फोक्स गियर सिलेक्टिंग फोक्स लगाने के बाद इसकी जो गियर सिलेक्टिंग शाफ्ट है, कुछ लोग इसको काउंटर शाफ्ट भी बोलते हैं, इसको भी अपने थोड़ा लुब्रिकेशन कर लेना है। दोस्तों इसके नीचे कोई वॉशर नहीं आती है, ये डायरेक्टली जो उसकी जगह पे है उसके ग्रूव में बैठ जाता है। इसकी जो ग्रूव है उसके अंदर गियर को थोड़ा उठा के मतलब कुछ इस तरह से ये लग जाएगी। उसी तरह से इस तरफ वाली जो है उसको भी लगा देना है। तकरीबन अपने आप ही बैठ गई ये तो। और इसके बाद जो है हमारी ये जो सॉलिड पिंस है वो लगा देंगे यहाँ पे। जो फोक है उसके अंदर से होते हुए वो नीचे जो उसका ग्रूव है उसमें वो बैठ जाएगी। उसको भी हम थोड़ा लुब्रिकेट कर देते हैं। दोस्तों ये जो दोनों सॉलिड पिंस है वो दोनों सेम ही होती है, उन दोनों की साइज़ तो ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी वाली किस में लगाते हो।
तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये दोनों गियर्स जो है गियर असेंबली और फ्रीली रोटेट हो पा रही है। और अगर आप इसको पूरी तरह से मतलब क्लॉकवाइज घुमा देंगे, जिस पोजीशन में अभी ये जो क्रैंक केस पड़ा हुआ है, तो मतलब ये जो है अभी न्यूट्रल हो गई है। चारों जो डाउल पिन्स है 1 2 3 और 4, इसको लगा लेने के बाद ये जो किक स्प्रिंग है उसको लगा देंगे इसकी जगह पे, यहाँ पे। और इसका जो बाहर उभरा हुआ कट वाला जो मतलब एंड है, वो यहाँ पर ये जो ग्रू है उसके अंदर मतलब इस तरह से ये स्प्रिंग बैठ जाएगी। तो इसको भी अपने थोड़ा लुब्रिकेट कर लेते हैं। अब नेसेसरी नहीं है, फिर भी अपने फॉर सेफ्टी पर्पस इसको लुब्रिकेट करके लगाते हैं। उसके बाद अपने इसकी जो क्रैंक वाली जो बेयरिंग बैठती है वहाँ पे एक वॉशर लगा हुआ होता है, वो वॉशर लगा लेते हैं। तो ये जो वॉशर है वो यहाँ ऊपर की ओर रहता था, जिस तरह से अभी जिस पोजीशन में हमारी क्रैंक केस पड़ी हुई है। अभी ये जो क्रैंक केस के साथ लगी हुई वॉशर, क्रैंक शाफ्ट के साथ वॉशर थी, वो एक ये जो स्प्रिंग है किक वाली, और हमारी जो गियर असेंबली है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल न्यूट्रल पोजीशन में है। जब मैं इस शाफ्ट को घुमाऊंगा तो अभी उसके बाद हम इसके ऊपर RTV गास्केट ट्यूब, जिसको हम एनाबॉन भी बोलते हैं, वो लगा देंगे। दोस्तों मेरे केस में मैंने मतलब क्रैंक शाफ्ट पहले लगा ली है, उसके बाद हम इसके ऊपर RTV गास्केट लगाएंगे। और अगर आपको मतलब पहले गास्केट ट्यूब लगाने के बाद क्रैंक लगाने में आसानी होती है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मुझे ये जो क्रैंक है उसको क्रैंक केस में लगाने के बाद मतलब मैं इसके ऊपर जो इसकी RTV ट्यूब है, पैकिंग ट्यूब बोलते हैं कुछ लोग इसको, एनाबॉन बोलते हैं, वो लगा देते हैं। RTV इंस्टॉल करने से पहले मतलब इसकी जो सरफेस है ये पूरी, उसको हम एक क्लीन क्लॉथ की मदद से अच्छे से उसको मतलब ऑयल फ्री कर देंगे, मतलब इसको बिल्कुल एकदम ड्राई कर देंगे। उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। क्रैंक को सही से उसकी जगह लगा लेने के बाद ये जो RH साइड का क्रैंक केस है वो लगा देंगे, और उसकी डाउल्स भी मतलब चेक करके लगाना है, एक भी डाउल लगाना मिस ना हो। क्रैंक केस को मतलब जोड़ने से पहले इसकी जो क्रैंक वाली जो बेयरिंग है उसमें लुब्रिकेट कर देंगे, और यहाँ पर ये वाली जो बेयरिंग है उसको भी लुब्रिकेट कर देंगे। उसके बाद ये जो पूरा क्रैंक केस है, गियर बॉक्स है, उसको पलटा लेंगे और उसके जो बोल्ट है वो लगा देंगे। गियर बॉक्स को पलटा लेने के बाद ये जो मैग्नेट वाला पोर्शन है वो ऊपर आ जाएगा, और इसके 8 बोल्ट लगा देंगे हम। जिस तरह के 60 बोल्ट होंगे वो लगा देने हैं। तो ये जो सबसे लंबा वाला जो बोल्ट है, मतलब जो इसके 60 बोल्ट है उसमें से 8वां वाला जो है मतलब आखिरी वाला, उस दूसरे से लंबा है, आप देख सकते हैं। उसको अपने यहाँ पर मैग्नेट के बाजू में लगाना है। तो इस तरह से टोटल 8 बोल्ट हो गए।
और जो एक बोल्ट है वो यहाँ पे ऐसे उल्टा लगेगा, बाकी के 6 बोल्ट सीधे यहाँ पे लगेंगे और एक लंबा वाला यहाँ लगेगा अंदर। तो अपने इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है, ना कि किसी एक को बारी बारी मतलब फुल टाइट करना है। उसके बाद ये जो ब्लॉक के पास जो 2 बोल्ट लगते हैं लंबे वाले वो लगा देंगे। अभी जो क्रैंकेज है उसको असेंबल करने के बाद ये जो अपनी स्टार प्लेट है यहाँ पे काउंटर शाफ्ट के ऊपर, उसमें ये जो 6 पिन्स है वो ड्रॉप कर देनी है अपने। इसमें ये जो छोटा वाला होल दिख रहा है आपको दोनों के बीच में है, उसमें आपको पिन नहीं डालना है। और जब मतलब आप उसको परफेक्टली ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर तो एक स्टार पैटर्न बनेगा। वो स्टार पैटर्न बनना ही चाहिए, इसके अंदर आपको ड्रॉप नहीं करना है। ये जो है ऐसे मतलब ये स्टार पैटर्न बन जाएगा। और उसके बाद ये जो स्टार है उसको मतलब अपने ये जो ग्रू है ये हिस्सा इसका ऊपर रहेगा, इस तरह से उसको अपने इसमें ड्रॉप कर देंगे और परफेक्टली अलाइन करेंगे तो ये अंदर बैठ जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर इसकी ये जो प्लेट है वो लगा लेंगे। ये प्लेट में ये जो बाहर उभरा हुआ सेक्शन है वो नीचे की ओर जाएगा। इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉप करके इसका ये जो एलन बोल्ट है वो लगा लेंगे। 5 नंबर की एलन की से इसको अच्छे से टाइट कर लिया है। अभी इसके बाद इसकी ये जो स्टॉपर लीवर है वो लगा देंगे। उसको लगाने के लिए ये जो स्प्रिंग है इसको यहाँ पे ऐसे हम पहले लगा देंगे। इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से रहेगी। ये जो बिना कव वाला है वो यहाँ पे टच हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा ये। फिर उसके ऊपर ये जो वॉशर है वो लग जाएगी और उसके ऊपर हमारा ये जो लीवर है वो कुछ इस तरह से लगेगा कि इसका ये जो राउंड शेप है वो अपने मतलब इधर अपनी काउंटर शाफ्ट के साथ कट वाला जो भाग है वो इस तरफ क्रैंक शाफ्ट की ओर मतलब निकलेगा। उसके बाद इसके ऊपर ये जो उसकी वॉशर है वो लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो इसकी स्प्रिंग है स्प्रिंग को इस कट के अंदर अलाइन करके लगा लेना है। तो इसको लगाने का वन हैंडेड सबसे इजी तरीका ये है कि इस वॉशर को अपनी जगह पे प्लेस कर दीजिए और ये जो स्प्रिंग है उसकी पोजीशन आप प्री अलाइन करके इस तरह से इसको आप एक हाथ से भी इसमें ड्रॉप कर सकते हैं। फिर इसको हल्का सा मतलब ताकत लगा के अपनी जगह ये बैठ गई। उसके बाद इसकी जो वॉशर है वो लगा देंगे और ये जो वॉशर है ये प्लेन है, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और इसकी नट के ऊपर हम थोड़ा सा थ्रेड लॉक अप्लाई करेंगे। इसकी नट लगा लेंगे और इसकी नट को 10 नंबर के पाने से टाइट कर लेंगे। दोस्तों पूरे इंजन रिबिल्ड में मैंने कोई टॉर्क रेंच का इस्तेमाल किया नहीं है क्योंकि मेरे पास इसके कोई टॉर्क वैल्यूज़ की बुक या पीडीएफ ऐसा कुछ है नहीं। तो अपने इसको अपने अंदाजे से ही टाइट करना है। उसके बाद 5 नंबर के एलन की वापसी यहाँ पे अपने लगा के इसके जो गियर्स हैं वो चेक कर लेने हैं। दोनों हाथों से जब आप ये शाफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो गियर है वो आप मतलब शिफ्ट कर पाएंगे। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये जो है
न्यूट्रल पोजीशन में है। मैं ये शाफ्ट को घुमाता हूँ जब, तो ये मतलब न्यूट्रल में है अभी, इसलिए ये वर्क नहीं करेगी। अभी ये जो किक शाफ्ट गियर शाफ्ट है वो मैं नई वाली इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी ये जो पुरानी वाली है इसमें हल्का सा बैंड है। तो इसके ऊपर से हमने दोनों स्प्रिंग पुरानी में से निकाल के नए में लगा दिए हैं। अभी इसको हम यहाँ पे लगा देंगे इसकी जगह पे। अभी ये ऑयल पंप लगा लेंगे, और ऑयल पंप का ये जो गियर है उस पे ये मार्किंग बनी हुई है, और इसका ये छोटा वाला गियर है उस पे भी मार्किंग बनी हुई है। तो दोनों को अपने मतलब आमने सामने रखना है। कुछ इस तरह से मतलब, और इसकी जो हाउसिंग है उसमें लगा लेंगे इसको। तो इसको मैंने परफेक्टली अलाइन करके इसके अंदर लगा दिया है, और इसकी जो डॉट वाली मार्किंग है वो अंदर की ओर जाएगी। उसके बाद ये जो डाउल्स है, इसकी 2 डाउल्स रहेगी इसकी, वो लगा लेंगे। और इसकी जो गियर है वो अभी ये जो टूटी हुई है वही लगाएंगे, मतलब टेम्पररी। उसके क्लच हाउसिंग लगने के बाद, टाइट होने के बाद, नई वाली जो उसकी गियर ऑयल की जो ऑयल पंप की जो गियर है वही वाली लगाएंगे उसमें। दोनों डाउल्स लगा लेने के बाद अब बारी आती है अपने पैकिंग सेट में से इसके जो ऑयल पंप की पैकिंग है वो लगा लेते हैं। ये कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग है, उसको सही से मतलब अलाइन करके उसको प्लेस करना है। उसको सही से अलाइन करने के लिए इसकी ये जो डाउल वाले जो होल है वो थोड़े बड़ी साइज़ के होंगे। ये एक छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, ये भी बड़ा वाला है। तो इसको अपने परफेक्टली अलाइन करके लगा देंगे। उसके बाद इसकी जो ऑयल पंप असेंबली है उसके अंदर हम थोड़ा ऑयल लुब्रिकेट मतलब कर देंगे ऑयल से। इसको यहाँ पे ऐसे अलाइन करके लगा देना है। उसके बाद ऑयल पंप लगा लेने के बाद अपनी जो चेन गाइड है वो लगा लेंगे। और उसके अंदर तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये पुरानी वाली चेन गाइड है, ये नई वाली है। तो इसके अंदर बाय द टाइम वियर आउट होके निशान बन गया है। तो अपने ये वाली जो नई वाली गाइड है उसको अपने लगा लेंगे। तो इसका ये जो राउंड वाला पोर्शन है वो इस तरह से, मतलब अगर ये पोजीशन में आपका गियर बॉक्स पड़ा है तो ये लेफ़्ट की ओर मतलब फेस करेगा। और इसकी ये एलन की लगा लेंगे, इसकी ये एलन की है वो लगा लेंगे। ये जो चेन गाइड है उसकी नट, ये जो एलन
बोल्ट है उसको 5 नंबर की Allen की से टाइट करने के बाद ये जो गियर है क्रैंक शाफ्ट का, ये जो गियर है वो लगा लेंगे। और उसको लगाने से पहले ये जो लॉक की है जिसको वुड रफ की भी बोलते हैं, ये पहले हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये इसको आप दोनों तरफ से इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है और इसकी दोनों साइड मतलब सेम है। उसके बाद यहाँ पे इसकी 2 वॉशर्स हैं, एक थोड़ी ठीक है, दूसरी वाली उससे थिन है। जो थिन वॉशर है उसका एक सेक्शन उभरा हुआ होगा और एक सेक्शन मतलब इसका अंदर की ओर होगा। तो ये जो दबा अंदर की ओर दबा हुआ सेक्शन है उसको हम यहाँ पे अंदर की ओर जाने देंगे। लेकिन पहले ये जो सिंपल वाला वॉशर है, जो मतलब जाड़ा वाला वॉशर है, वो पहले लगेगा इसके ऊपर। उसके बाद ये पतले वाला वॉशर लगेगा और उसका जो अंदर बीच में से जो उभरा हुआ सेक्शन है वो अंदर की ओर जाएगा। उसके ऊपर अपनी ये वॉशर वाली नट है वो लगा देनी है। ये जो गियर है क्रैंक शाफ्ट की उसको अभी हमने हैंड टाइट कर दिया है और ये जो चेन गाइड है इसको भी हमने टाइट कर लिया है। इसके बाद अपनी किक शाफ्ट गियर शाफ्ट भी हमने लगा दी है। जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम सही से वर्क कर रही है। ये जो ऑयल पंप है उसको भी लगा दिया है और ये जो स्टॉपर प्लेट है यहाँ पे किक शाफ्ट वाली उसको भी हमने अच्छे से टाइट कर लिया है। ये बेरिंग की जो स्टॉपर प्लेट है वो तो हमने खोली ही नहीं थी क्योंकि इसका मतलब स्क्रू ज़्यादा ओवर टाइट था और इसको खोलने में अपने क्रैंक केस भी डैमेज हो सकता था। तो बेरिंग तो अपनी सब सही थी इसलिए हमने इसको मतलब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और अभी उसके बाद जो क्लच असेंबली है उसको असेंबल करते हैं। तो उसको असेंबल करने के लिए यहाँ पे जो जडर प्लेट बोल्ट है उसको लगा देंगे। उसके बाद 2 नई क्लच प्लेटें हैं, टोटल मतलब 5 प्लेटें हैं। 4 जो अपनी रेगुलर आती है वो है और बजाज के इस इंजन में एक पतली वाली क्लच प्लेट भी लगती है। तो इसको हम अनपैक कर लेते हैं पहले। तो बजाज की ये जो क्लच प्लेट है ये अपने पैकिंग में ऑलरेडी लुब्रिकेट आती है, तो हमें इसको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जडर प्लेट लगाएंगे और उसके ऊपर ये जो पतली वाली क्लच प्लेट है, बजाज के इस मॉडल में ये भी वाली क्लच प्लेट एक आती है, वो अलग से मतलब पैकिंग में आपको परचेस करनी पड़ती है। तो इसके ऊपर जो लेटर्स लिखे हैं वो हम सामने की ओर दिखे इस तरह से रखेंगे। तो मतलब जिस पोजीशन में अभी ये जो पड़ा है ये क्लच हाउसिंग, उसको प्लेट को हम ऐसे जो लेटर्स है वो ऐसे उल्टे लगाएंगे। उसके ऊपर हम एक प्रेशर प्लेट फ्रिक्शन प्लेट लगाएंगे। ये जो प्रेशर प्लेट है ये लगाएंगे। उसके बाद एक और क्लच प्लेट लगाएंगे। एक क्लच प्लेट के बाद एक और प्रेशर प्लेट, उसके बाद एक और क्लच प्लेट, उसके बाद एक और प्रेशर प्लेट, उसके बाद एक और क्लच प्लेट, उसके बाद एक और प्रेशर प्लेट, एक और क्लच प्लेट। फिर ये जो इसके यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको एक क्यू में अलाइन करेंगे।
और इसका जो दूसरी तरफ का हाउसिंग है उसको यहाँ पर ये जो डॉट दिया हुआ है कंपनी ने, उसको जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक मार्किंग बनी हुई है ये वाली, तो ये वाला हॉल उसके सामने है। तो मतलब ज़्यादा आपको दिक्कत ना हो इसलिए इसको ये वाला मार्किंग यहाँ पे आप इसको ऐसे एकदम इजीली आप इसके अंदर ये क्लच पैक देख से तैयार हो गया है। ये डायफ्राम है, मतलब एक तरह का ये हब है। वो हब को लगाने के लिए एक पहले ये वॉशर लगा देंगे, उसके बाद ये जो इसकी बूसिंग है वो लगा लेंगे। बूसिंग लगाने से पहले हल्का सा इस पर लुब्रिकेट कर देते हैं। थोड़ा सा लुब्रिकेशन इसके ऊपर भी कर देते हैं। उसके बाद ये लग जाएगा। उसके बाद एक और वॉशर है। अभी यहाँ पे हम लोग पेचकस डाल के ये जो नट है इसको फुल टाइट कर लेंगे। इस नट को फुल टाइट करने के बाद यहाँ पर एक सेंसर है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, इसको हम खोल के रिप्लेस कर लेंगे। 14 नंबर के बॉक्स पैनल या फिर रिंग पाने से इसको खोलने के बाद देख सकते हैं आप ये डिश अलग हो गया और इसके अंदर एक क्रश वॉशर है, रिप्लेसमेंट है नया वाला। तो जैसा कि दोनों को आप देख सकते हैं, इसकी जो ऊपर की टिप है ये वियर आउट हो चुकी है। तो इसके ऊपर भी हम हल्का सा, अगर आप चाहे तो एनाबॉन्ड मतलब जो बॉन्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ये गैस ये जो वॉशर है वो एकदम सही है तो उसके बाद चलेगा, आप इसको कुछ नहीं अप्लाई करेंगे तो भी। हम नहीं इंस्टॉल करेंगे। पिस्टन के बाजू में जो उसकी होल दिया हुआ है उसमें से उसको आर पार निकाल लेंगे। उसके ऊपर हल्की सी ट्री बॉन्ड अप्लाई करने के बाद इसको लगा लेंगे चेन का जो गियर है उसमें और इसको अच्छे से कस देंगे, उसके अंदर बिठा देंगे। और उसके बाद ये जो कनेक्शन है इसका उसको अटैच कर देंगे। तो इसके लिए हम उसमें से कपड़ा आर पार निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो ऑयल प्रेशर वाला प्लंजर है जो क्रैंकशाफ्ट के ये जो सेंसर है वो चेन के पास जो अपना सेल्फ स्टार्टर मोटर है ठीक है उसके बाजू में रहता है, लगा देंगे। उसके बाद जो क्लच पैक है उसको लगा देना है और उसके ऊपर जो स्प्रिंग्स लगती है वो लगानी है। और क्लच पैक को अपनी जगह टाइट करने के लिए उसकी जो स्पेशल नट आती है उल्टे थ्रेड वाली जो एंटी क्लॉकवाइज टाइट होती है, उसको टाइट करने के बाद ये जो स्प्रिंग्स और उसके ऊपर ये जो प्लेट है वो टाइट करनी है। और क्लच प्लेट्स की पोजीशन जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरह से रखनी है।
जो हमारी पावर प्लेट होती है उसको ये जो छोटा वाला ग्रू है उसके अंदर लगाई जाती है। बाकी की 4 प्लेटें एक लाइन में जो लंबी वाली जो ग्रू है बड़ी वाली उसके अंदर सेट करना है। और ये जो 10 नंबर के जितने भी चारों बोल्ट है उसको हमें एक साथ टाइट नहीं करना है, उसको हम क्रिस क्रॉस पैटर्न में उसको टाइट करेंगे। और उसको पूरी तरह से फुल टाइट करने के बाद ये जो रिलीज़ बेयरिंग है, क्लच रिलीज़ बेयरिंग, वो लगा देंगे और उसको लुब्रिकेट करना ना भूलें। और ऊपर से जितने भी गियर्स और जो जितने भी वर्किंग पार्ट्स आपको दिख रहे हैं उसको अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर दे। ऑयल पंप में भी थोड़ा लुब्रिकेशन कर दे। दोस्तों ये जो किक शाफ्ट है उसको लगाने की बारी है अभी। उसके अंदर की ओर एक छोटा वाला वॉशर लगता है और ऊपर की ओर एक बड़ा वाला वॉशर लगता है। और अंदर जो स्प्रिंग है उसको हम ये जो शाफ्ट का कट है उसके साथ मैच करते हुए लगाएंगे और इसको थोड़ा सा घुमा के स्प्रिंग को टेंशन में ला के उसको अंदर की ओर दबा देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अपने किक लगा के इसको चेक कर लेंगे कि ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंजन असेंबलिंग की वीडियो को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और जो इंजन का LH और RH कवर है उसको पेंट करवा लेते हैं। तो दोस्तों ये बंदा जो पेंट कर रहा है वो अपना दोस्त ही है, उसका नाम साजिद है। वो मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पे पेंटर है और फ़िलहाल वो कलर बना रहा है। उसके बाद हम पेंट करते हैं उसको। तो दोस्तों पेंट करने के बाद जो पेंट है उसके ऊपर चलेगा गियर कोट मार रहे हैं और उसके बाद हम कलर को सूखने देंगे अच्छी तरह से। और जो ऑयल सीलें है उसको नहीं निकालनी है, सूखने के बाद निकालनी है पुरानी वाली सीलें। और जो ग्लास आप देख रहे हैं जिसके ऊपर कलर लग चुका है, पुरानी ऑयल सील है उसको निकाल दिया है और थोड़ा सा एक्सेसिव पेंट है उसको भी साफ़ करके नई वाली ऑयल सील इंस्टॉल करते हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों 2 ऑयल सील लगेगी, एक हमारी किक शाफ्ट वाली और एक जो ऊपर क्लच लीवर है उसकी ऑयल सील लगा देते हैं। तो अभी दोस्तों ये जो क्लच कवर की पैकिंग है वो लगा देते हैं। ये दोनों होल आप देख सकते हैं, उसकी अलाइन करने में इजी रहेगा और डाउल्स लगाने के बाद ये जो पैकिंग है उसको अलाइन करना इजी रहेगा। उसके बाद ये जो कवर है ये लगा देंगे। और दोस्तों जो ग्लास के ऊपर पेंट उड़ रहा था तो वो ग्लास हमने निकाल दिया है और नया वाला जो ऑयल लेंस है वो इंस्टॉल किया है। और हल्की सी ग्रीस जो रिलीज़ बेयरिंग के सामने जो पिन लगती है उसको लगा देंगे ग्रीस। और ये लग गया हमारा कवर। उसके बाद जो इसके 8 नंबर के बोल्ट है वो लगा लेंगे। उसको भी अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो किक शाफ्ट है उसकी ऑयल सील लगा लेंगे। तो ये ऑयल सील भी हमें जो स्प्रिंग वाला भाग है वो अंदर की ओर जाएगा, तो इसको भी हाथों से पुश करके लगा दे। उंगलियों की मदद से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो क्लच साइड का जो काम है वो ख़त्म हुआ। अभी इंजन को LH साइड घुमा लेंगे और कुछ इस पोजीशन में रख देंगे। उसके बाद जो मैग्नेट कटोरे की वुड रफ की है उसको अलाइन करके हल्का सा ग्रीस लगा के उसको उसके ग्रूव के अंदर लगा देंगे। उसके बाद ये जो क्लच कटोरा है उसको कुछ इस तरह से लगाएंगे कि जो अपनी वुड रफ की है और ये कटोरे का जो ग्रूव है एक लाइन में मैच हो जाए और वुड रफ की को लॉक करते हुए कटोरे को अंदर की ओर पुश कर देंगे, जिससे कि ये अपनी जगह पे सही से प्लेस हो जाए और जो कटोरा है
वो लॉक हो जाए। तो दोस्तों ये लग गया हमारा मैग्नेट वाला जो कटोरा है वो। और उसके बाद ये जो वॉशर है, बेली वॉशर, उसका जो बाहर की ओर उभरा हुआ सेक्शन है उसको ऊपर की ओर रखेंगे और इसके जो 19 नंबर की नट है वो लगा देंगे। तो दोस्तों नट को हैंड टाइट कर लेंगे और उसके बाद जो स्पेशल टूल होता है जो एक्टिवा में हम क्लच खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो टूल की मदद से कटोरे को लॉक करना है और 19 नंबर के बॉक्स पाने से उसको टाइट कर लेंगे। और दोस्तों जो वन वे क्लच होता है, स्प्रिंग और जो रोलर सिस्टम, उसको हम निकाल लेंगे क्योंकि टाइट करते टाइम वो कहीं पे खो न जाए। और टाइट करने के बाद उसको हम वापस लगा देंगे। तो दोस्तों ये जो ऑयल सील है कि गियर शाफ्ट वाली, उसको भी लगा देते हैं। और इसको दोनों हाथों की मदद से अंगूठे से थोड़ी ताकत लगा के पुश कर देना है। और उसके बाद ये जो चेंज पॉकेट वाली ऑयल सील है आउटपुट शाफ्ट की, उसको लुब्रिकेट करना ना भूले। दोनों ऑयल सीलों को लुब्रिकेट करके लगाना है। और जो स्प्रिंग वाला भाग है वो नीचे की ओर जाएगा और जो बूशिंग है उसको भी लगानी है, उसको ना लगाना ना भूले। और बूशिंग के ऊपर ऑयल सील को अच्छी तरह से अलाइन करके दोनों हाथों की मदद से मतलब इसको पुश कर देना है, हल्की सी ताकत लगानी है। और ध्यान रहे ये क्रॉस ना लगे, नहीं तो ये लीकेज रह जाएगी और ये दिक्कत देगी फिर। उसके बाद जो मैग्नेट साइड का जितना भी काम है वो तकरीबन ख़त्म हुआ। उसके बाद जो उसकी स्टार्टर मोटर का पिनियन है और ये जो वन वे क्लच है उसको हम क्लॉकवाइज घुमा के मैग्नेट कटोरे के ऊपर लगा देंगे। तो दोस्तों इसको लगाते टाइम ध्यान रखें कि जो स्प्रिंग और रोलर है वो मिसप्लेस ना हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अपनी जगह पे लग चुका है और ये एक तरफ खाली घूम रहा है और दूसरी तरफ पूरे कटोरे को घुमाएगा। और ये जो पिनियन है स्टार्टर का, इसको भी लगा देंगे, लेकिन इसका ये जो वॉशर है वो लगाना ना भूले। इसके दोनों तरफ वॉशर लगता है, एक तरफ ऑलरेडी हमने लगा दिया है। और इसको भी लुब्रिकेट करना ना भूले, इसको अच्छी तरह से लुब्रिकेट करके लगाए। तो दोस्तों इसको लगाते ही हमारा जो इस साइड का जितना भी काम है मैग्नेट कटोरे टाइप तरफ का वो ख़त्म हुआ। तो ये वॉशर डाल देते हैं। दोस्तों गियर बॉक्स का असेंबली कंप्लीट करने के बाद अभी बारी है ब्लॉक पिस्टन और हेड असेंबली लगाने की। तो ये दोस्तों हमारा नया नवेला ब्लॉक किट, ये देख सकते हैं आप इसका पार्ट नंबर और प्राइस। तो दोस्तों जो डिस्कवर 125 में जो ब्लॉक लगता है वही ब्लॉक इसमें भी लगेगा। और दोस्तों ये रहा इसका नया चमचमाटा ब्लॉक। तो फिलहाल ब्लॉक को रखते हैं साइड में और जो गियर बॉक्स और ब्लॉक के बीच की सरफेस है उसको अच्छे से साफ़ करते हैं। और उसकी जो पेपर पैकिंग है वो लगा लेंगे। दोस्तों पेपर पैकिंग को लगाने के लिए जो डाउल्स है दो, उसको सही पोजीशन में लगाना है और जो टाइमिंग चेन है उसको अपनी जगह से आर पार निकाल कर पेपर पैकिंग को डाउल्स के ऊपर हमें सही तरीके से अटका देना है। दोस्तों सफाई बहुत ज़रूरी है। ये ब्लॉक के अंदर से जो टाइमिंग चेन है उसको हम आर पार निकाल के ब्लॉक को हम उसकी सरफेस पे गियर बॉक्स की सही तरीके से लगा लेना है। और ब्लॉक और गियर बॉक्स को अगर सही तरीके से नहीं बैठ रहा है ज़बरदस्ती ना करें। और दोस्तों जो बजाज की जेन्युइन ब्लॉक किट होती है उसके अंदर जो पिस्टन की
रिंग्स होती है वो पहले से लगी हुई आती है और उसकी पोजीशन भी सेट की होती है। जो ब्लॉक और पिस्टन है वो पिस्टन ब्लॉक के अंदर लगा हुआ होता है। जब हम नया जेन्युइन ब्लॉक पिस्टन किट खरीदते हैं तो दोस्तों बोर्ड के अंदर रिंग्स को सही तरीके से अलाइन करके उसको रिंग्स को कंप्रेस करेंगे थोड़ा सा, जैसे कि वो बोर्ड के अंदर एकदम सही तरीके से इजीली बैठ जाए। जो पिस्टन की गजन पिन है उसको भी लुब्रिकेट करके लगाना है और उसकी जो सर्कलिप है उसको भी एक पतले वाले पेचकस की मदद से लगाना है। तो जो टाइमिंग चेन है उसको भी अच्छी तरीके से होल्ड करके रखिए ताकि वो अंदर ना गिर जाए, और जो चेन गाइड है वो भी ब्लॉक में अटक के टूट ना जाए उसका ख्याल रखें और उसको अच्छी तरह से अलाइन करके रखें। हेड को असेंबल करने के लिए ये जो बड़ा वाला वाल सीट है इसमें हम इनलेट वाल लगाएंगे जो जिसकी साइज़ बड़ी है। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, आप समझ सकते हैं। तो ये दोनों वाल नए हैं, इसमें हम बड़ा वाला वाल पहले लगा देते हैं, इसको अच्छे से क्लीन करके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वाल सील लगी हुई है, वाल गाइड के ऊपर ऑयल सील, और यहाँ पे इसकी एक स्प्रिंग लगेगी। और ये स्प्रिंग आप जहाँ पे कॉइल एकदम क्लोज वाइंड हुई है वो वाला हिस्सा नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि इसमें जो पुश होता है वो ऊपर से होता है तो वहाँ पे फ्लेक्स ज़्यादा चाहिए। इसको भी अच्छे से क्लीन करके लगाते हैं। स्प्रिंग को लगाने से पहले ये जो सरफेस वॉशर है इसको हम लगा देंगे पहले। इसका फेस, ये जो फ्लैट वाला हिस्सा है वो नीचे की ओर जाएगा, और ये स्प्रिंग है तो ये स्प्रिंग में ये जो जिसमें एकदम नज़दीक से वाइंड हुआ है वो वाला हिस्सा नीचे की ओर जाएगा, और ये जो वॉशर है ये ऊपर की ओर आएगा। इसका ये सेक्शन है वो अंदर की ओर जाएगा। उसके बाद ये जो टूल है वाल कंप्रेसर, इसकी मदद से हम ये जो वाल के ऊपर ये जो लॉक लगते हैं, ये 2 लॉक लगेंगे एक वाल के ऊपर, उसको लगा लेंगे। वाल कंप्रेसर कुछ इस तरह से लगाने के बाद इसको आप जितना टाइट करेंगे उतना ये स्प्रिंग कंप्रेस होएगा। आपकी ज़रूरत के मुताबिक इसको कंप्रेस करने के बाद इसके जो दोनों लॉक्स है इसको अपनी जगह पे प्लेस कर देंगे। इसका जो उभरा हुआ सेक्शन है ये जो इसका
जिसके अंदर ग्रू बना है वो ऐसे वाल के ऊपर की ओर आएगा। तो ये वाल की जो लॉक है इसको हमने उसकी जगह पे प्लेस कर दिया है। उसके बाद ये जो एग्जॉस्ट वाला वाल है दूसरा वो भी लगा लेंगे। उसका भी सेम ही है दोस्तों, उसकी भी दोनों ये जो वॉशर्स है स्प्रिंग के ऊपर और नीचे वाले और जो स्प्रिंग है वो एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों वाल में सेम ही होती है। तो इसकी एग्जॉस्ट वाल की जो सरफेस वाली जो वॉशर है उसको अपनी जगह हम लगा देते हैं। फिर इसके ऊपर स्प्रिंग लगेगा, इसके स्प्रिंग की भी सेम पोजीशन होगी। उसके बाद इसके ऊपर भी ये जो ज़्यादा मतलब थिकनेस वाली वॉशर है वो आएगी और इसका वाल लगा लेते हैं। और वाल कंप्रेसर लगा के मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि इसमें कैसे लगाना है। इसको भी अगर अच्छे से कंप्रेस करना है इस तरह से इसके दोनों लॉक सही जगह पे प्लेस करके लगा दिए हैं। नाइट टाइम में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लाइट कम है तो। इसके बाद इसका जो केम शाफ्ट है वो लगा देंगे। केम शाफ्ट को लगाने से पहले हल्का सा लुब्रिकेशन कर देंगे इसकी बेयरिंग के अंदर। इसकी जो नीचे वाली बेयरिंग है उसके अंदर भी लुब्रिकेशन कर देंगे। उसके बाद उसके ऊपर जो लॉक लगेगा उसको भी लगा देंगे। उसको लगाने के लिए इसका जो स्पेशल प्लायर होता है उसकी हेल्प से, ये एक्चुअली आउटसाइड प्लायर है लेकिन फ़िलहाल अपने पास अरेंजमेंट ना होने के कारण इसी की मदद से इसको लगा लेंगे। तो हेड को ब्लॉक और पिस्टन के ऊपर लगाने से पहले ये जो रॉकर आर्म है उसको अच्छे से लुब्रिकेट कर लेते हैं और देख लेना है कि इसकी जो नीडल बेयरिंग है उसकी सब नीडल सही है कि मतलब वो क्रिटिकल होती है, गिर जाए तो दिक्कत देगी, फिर टैपेट आवाज़ करेगी। और इसकी ये जो पिन है उसको भी अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर लेना है। लुब्रिकेट करने के बाद इसको आधी उसमें फंसा देंगे। उसके बाद जो रॉकर आर्म है वो दोनों सेम है बजाज के मॉडल में, तो ये मैटर नहीं करता आप कौन सी वाली रॉकर आर्म एग्जॉस्ट पे लगाते हैं या इनलेट पे लगाते हैं। तो इसको ऐसे लगा के जो पिन है उसको अंदर दबा देना है। ये लग गया हमारा रॉकर आर्म। दूसरी जो छोटी वाली है वो आपको खुद ब खुद देख के मालूम पड़ जाएगा कि छोटी वाली कहाँ लगेगी। मतलब ये लेंथ में छोटी है, डायामीटर दोनों का सेम है। इसके रॉकर आर्म को भी अच्छी तरह से लुब्रिकेट करके लगाना है। दोस्तों ये हमारा हेड तैयार हो गया। उसके बाद ये जो टाइमिंग वाला जो मैग्नेट वाला जो कवर है वो लगा देंगे एलएच साइड। और टाइमिंग आप देख सकते हैं पिस्टन टीडीसी पे है, उसके दोनों डाउल्स लगा दी और ये पैकिंग लगा देंगे। और नट बोल्ट को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि दोबारा से जब अपने टैपेट सेटिंग करेंगे और जो टाइमिंग लेनी है इंजन की
वो मतलब सही से मतलब चेक करने के लिए उसको मतलब कवर को अभी टाइट नहीं करेंगे, ये पैकिंग लगा देते हैं। और जो LH साइड का जो मैग्नेट वाला कवर है उसका अंदर जो डैम्पर रबर होता है जो हीट सील की तरह भी काम करता है, तो उसको लगा देंगे। रबर को अपनी जगह अलाइन करके लगाने के बाद ये मेटल की प्लेट है वो रख के उसके जो 3 बोल्ट है 10 नंबर के उसको भी लगा देंगे और टाइट कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, इसको ओवर टाइट ना करें क्योंकि ये जो है एल्युमिनियम है, तो ओवर टाइट करने पर ये फट जाएगा और इसके थ्रेड्स ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद जो कवर है उसकी जगह पे अलाइन करके उसको लगा देंगे और जो डाउल्स है वो अपने उसके होल के अंदर सेट करके कवर को हल्का सा टैप करेंगे हाथ से, तो ये अपनी जगह पे लग जाएगा। और उसके बाद उसके जो बोल्ट हैं 8 नंबर के वो कस देंगे। ये जो प्लेट है उसको भी अपनी जगह अलाइन करके लगा देंगे और हेड के दोनों डाउल्स है वो भी सही तरीक़े से अलाइन करके हेड को लगाना है। और जो टाइमिंग चेन है उसको भी कपड़े से मतलब अपने अटका के रखना है। और 12 नंबर का स्टड जो है उसके ऊपर हम लॉक टाइट लगा के दोनों को हैंड टाइट करेंगे आमने सामने। उसके बाद चारों बोल्ट को हैंड टाइट टोटली करके जो 12 नंबर की टी है उसकी मदद से क्रिस क्रॉस पैटर्न में हमें इसको कस देना है। और ध्यान रहे दोस्तों, ओवर टाइट ना करें नहीं तो इंजन को डैमेज हो सकता है। और अगर आपके पास टॉर्क वैल्यूज़ है तो उसको उसी टॉर्क के वैल्यू के हिसाब से टाइट करें। और ये जो 8 नंबर के दोनों बोल्ट है उसको भी लगा देंगे और टाइट कर देंगे। हेड को अच्छे से टाइट करने के बाद ये जो टाइमिंग चेन का गियर है उसको अलाइन करके लगाना है। ये जो टी का मार्क है उसको ऊपर की ओर रखना है और दोनों मार्क्स को ये हेड के बराबर में रखना है और उसको उसकी जगह पे ऐसे प्लेस करके उसके ग्रूव में टाइमिंग गियर को बिठा देंगे। और टाइमिंग गियर बिठाने से पहले ये जो बूशिंग है केन की वो लगाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर टाइमिंग गियर लगेगा और टाइमिंग गियर को अलाइन करना ना भूले। जो टाइमिंग गियर है उसको अपनी जगह लगाते हुए ये जो टाइमिंग चेन है उसको भी पिरो देना है, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होगी उसको लगाने में और आप चेन को डैमेज भी कर सकते हैं। तो चेन को अपनी जगह पे अलाइन करें गियर के ऊपर और फिर गियर को केम के ऊपर पुश कर दीजिए। और ये जो 12 नंबर का बोल्ट है उसको भी टाइट कर लेंगे और जैसा कि मैंने बताया ओवर टाइट नहीं करना है। और ये इसका प्लंजर है टाइमिंग चेन वाला, उसको अनपैक कर लेते हैं। इसको अपनी जगह पे ऐसे अलाइन करके लगाना है और इसका पैकिंग लगा लेंगे। पैकिंग लगाना ना भूलें दोस्तों, नहीं तो आपके प्लंजर में से ऑयल लीक हो सकता है। ये है नया नवेला पैकिंग, इसको इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद इसको 8 नंबर के बोल्ट इसके कस देंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों टाइमिंग चेन प्लंजर को आमने सामने अच्छी तरह से टाइट करने के बाद हम इंजन का जो टाइमिंग है उसको दोबारा से चेक कर लेंगे। जैसे कि ये जो दोनों मार्क्स है उसको आमने सामने रखना है और ये जो टी है उसको भी एकदम सीधा दिखाई देना चाहिए ऐसे। और जो क्रैंक पोजीशन है मतलब जो अपना मैग्नेट है उसके ऊपर से उसकी टाइमिंग सेट करनी है कुछ इस तरह से। उसके बाद इसके जो प्लंजर है उसका लॉक खींच के निकाल देंगे। तो हमारी इंजन की टाइमिंग अभी जो है वो मैच हो चुकी है। तो इसी के साथ हमारा जो इंजन का जो टाइमिंग लेने का काम है वो फिनिश हुआ
इसके बाद जो टैपेज सेटिंग है उसको करेंगे। तो टैपेज सेटिंग के लिए एक स्पेशल की आती है, उसकी मदद से टैपेज सेट करना है दोस्तों। और टैपेज की सेटिंग हम लोग फ़िलहाल फिलर गेज के बिना ही कर रहे हैं अंदाजे से, क्योंकि जो फिलर गेज है वो थोड़ा वियर आउट हो गया है। ये हमारे जावेद भाई है, ये अंदाजे से टैपेज सेटिंग करने में बहुत माहिर है, एकदम परफेक्ट तरीके से टैपेज का सेटिंग करते हैं। तो अब सबसे आखिर में हमारा जो टैपेज कवर का रबर का पैकिंग है वो लगा देते हैं, और इसी के साथ हमारे इंजन रिबिल्ड की जो वीडियो है वो ख़त्म हुई। तो दोस्तों हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और आने वाली हर नई वीडियो को देखने के लिए जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। तो देखते रहिए टू व्हीलर गुरु, और बी सेफ, टेक केयर एंड राइड सेफ। गुड बाय फ्रेंड्स।